इस समय इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स सामने है। अब तक आपने जो भी पढ़ाई की है, जितनी भी मेहनत की है, उसकी भूमिका तो है ही, लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करना, मेहनत करना यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आपको ऐसी बहुत सारी बातें जाननी होती हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके सीखने होते हैं जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे काम आते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वही टॉपिक्स हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना सा है, फिर भी आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से मैं एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मेरे ख्याल से 10-15 वीडियोस तो आएंगे ही। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि उन प्रश्नों को देख रहे हैं जहां पर आपका कॉमन सेंस काम आएगा, जहां पर ट्रिक्स काम आएंगी, जहां पर ऐसे तरीके काम आएंगे जो आपके ज्ञान की सीमा से ऊपर होंगे। यानी कि जहाँ पे लगता है कि पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, वहाँ भी आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं अगर आपको ये बातें पता हैं तो। और आज जो मैंने प्रश्न लिया है 2024 में पूछा गया था, इस प्रश्न से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये प्रश्न मैंने लिया है, इस टाइप के 2024 में ही कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे एक प्रश्न मत मानिए कि बस हाँ एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिया और बताया गया कि कैसे आप अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। ये समझिए कि यह प्रश्न अपने तरह के बाकी सारे सवालों का प्रतिनिधि है। अगर आपने इसे समझ लिया तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इतिहास का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने 2 कथन दिए हैं और पूछा है कि कौन सा कथन सही है। दोनों सही हो सकते हैं, इनमें से कोई एक सही हो सकता है या फिर दोनों गलत भी हो सकते हैं। अब जरा कथन देखिए। यहाँ पर बात आती है कि यूपीएससी क्या आपसे जानना चाहती है। कई बार हमें लगता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ें महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए, लेकिन वो लगना कहीं और का होता है, वो हमारा अपना परसेप्शन होता है, यूपीएससी के नज़रिए से हम नहीं देखते। जैसे यहाँ लिखा है, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। इस कथन को पढ़ने के 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हाँ मैंने किताबें पढ़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही होगा या गलत होगा। दूसरा हो सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा है भी कि नहीं। यानी कि जब आप इस तरह के कथन पढ़ते हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछते हैं मन ही मन कि मेरी मेमोरी में ऐसी बात कोई है कि नहीं। आपने देखा होगा कि दिमाग पर दबाव डाल रहे हैं कि यार इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ है कि नहीं। उपनिषद तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाँ उपनिषद है, कुछ है, लेकिन लाइन ऐसी पूछ ली गई है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि बात सही है या नहीं है। दूसरा कथन देखिए, यह कहा जा रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। यहाँ भी आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि यार सच में ऐसा है क्या, पढ़ा तो नहीं कहीं ऐसा इस तरह की लाइन। ये दोनों कथन ऐसे हैं जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि किताबें बेकार हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किताबों को अच्छे से पढ़ा है, टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया है, तब आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी ने बिटवीन द लाइन पूछा है। यानी कि जो बात लिखी नहीं गई है लेकिन इनडायरेक्टली आपको बताई गई है बार बार, क्या आपने उसे पकड़ने की कोशिश की है? अगर आप वो समझते हैं तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक भी काम आएगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया गया है। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि जहाँ भी ऐसे अति हो जाए किसी लाइन में तो वो गलत हो सकता है। तो आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि ये कथन गलत है, लेकिन एक कॉमन सेंस भी है। यहाँ पे ट्रिक है, जैसे कि कोई भी नीति कथा नहीं है, कोई भी मॉरल स्टोरी नहीं है, तो इस तरह की बातें जो है ज़्यादातर गलत होती हैं कि एकदम एक्सट्रीम में जाके यूपीएससी ने पूछा है। उपनिषदों के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, वैदिक काल में हम पढ़ रहे थे तो थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो अगर आपने उपनिषदों के बारे में पढ़ा है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ यार इसमें जीवन के कुछ ज़रूरी प्रश्नों का जवाब दिया गया है, एक तरह से कुछ फिलॉसफिकल बातें की गई हैं। और दुनिया के किसी भी ऐसे ग्रंथ में जहाँ पर धार्मिक टच हो, इस तरह की बातें बताई गई हों, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उसमें किसी कहानी के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से बात नहीं समझाई गई है।
हर जगह आपको दिखेगा। तो क्या ऐसा संभव है कि उपनिषदों में ऐसी कोई बात नहीं कही गई होगी? तो आप कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो भी ये कथन समझ में आ जाएगा। और जो ट्रिक है कि अतिवादी शब्द अगर पूछा जाए, अगर लिख दिया गया है कि ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसे प्रश्नों को आप देखते हैं, ऐसे कथनों को, तो आप कह सकते हैं कि ये कथन गलत है। 99% ऐसा होता है। थोड़ा सा मान लेते हैं 1% की ठाड़ू रह जाते हैं, वो जैसे वो ऐड आता है ना साबुन का। तो अपवाद छोड़ दें तो ये इस तरह से भी आप सही तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरे कथन को भी देखिए। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। आपने ये लाइन कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने भी नहीं पढ़ी है। लेकिन जब आप अपने कॉमन सेंस, मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ कॉमन सेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप विस्तार से चीज़ों को समझते हैं तो एक सेंस डेवलप होता है जिसके आधार पर आप चीज़ों को नए तरीके से समझ पाते हैं, जो बात नहीं कही गई है वो भी समझ पाते हैं। ये सीधा सा मतलब है। तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, नहीं पढ़ा है। लेकिन उपनिषदों के बारे में तो पढ़ा है। उस टॉपिक को पढ़ते समय, वैदिक काल को पढ़ते समय आप समझ गए होंगे कि हाँ, वैदिक काल के लास्ट में वेदों की रचना के बाद जो है उपनिषदों की रचना हुई थी। तो ये बात आप समझ रहे हैं। और जब आप मौर्य काल, गुप्त काल, ये टाइम पीरियड पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि किसी पुराण में, वायु पुराण में किसी राज्य के बारे में, मत्स्य पुराण में कोई बात कही गई है। उसके आधार पर जब आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि हाँ यार, ये तो बाद में लिखी गई चीज़ें हो सकती हैं। आप श्योर नहीं है, मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन फिर भी आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि उपनिषदों की रचना तो पहले हुई होगी वैदिक काल के टाइम में, और पुराणों के बारे में तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है, यानी कि ये बाद में हुई होगी। तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये बात सही है। मेरे ख्याल से आपने इस चीज़ को पकड़ लिया। आज मैंने पहला क्वेश्चन लिया है फैक्चुअल और थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला, लेकिन एक एक करके हम ऐसे सभी प्रश्नों को देखेंगे ताकि उस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें, आप वहाँ पे ट्रिक्स लगाएं। क्योंकि एक बात अभी से दिमाग में बिठा लीजिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत गंभीरता से समझिएगा, जितना आप पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़े होंगे, उसके आधार पर मुश्किल से आप 25 या 30 प्रश्नों को देख पाएंगे डायरेक्टली। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इसके आधार पर ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि अरे मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कवर कर लिया है, तो दिक्कत हो सकती है। आपका पढ़ा हुआ बहुत कम दिखेगा डायरेक्टली, लेकिन जो आपने समझा है और जो तरीके आपने पहले से प्रैक्टिस में लाए हैं, उनके आधार पर आप ज़्यादा स्कोर करेंगे, उसके आधार पर आप कट ऑफ से ज़्यादा आगे निकलेंगे। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस को पीवाईक्यू में या फिर टेस्ट सीरीज़ में जहाँ भी आप देखें, इसी तरीके से सोच कर, समझ कर उत्तर तक पहुँचने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा विस्तार से बताया। आगे से कोशिश करूँगा कि और संक्षिप्त में चीज़ें हों। हालांकि संक्षिप्त करने का मतलब ये नहीं कि जो ज़रूरी बात है वो ना बताई जाए, अगर उसके चक्कर में वीडियो बड़ी हो जाए तो चल जाएगा। तो ये एक बात थी, एक टाइप का क्वेश्चन था। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और उस कैटेगरी के सारे प्रश्नों को आप फिर देखेंगे। ठीक है जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ की एक एक वीडियो आपके स्कोर को हर बार एक सीढ़ी ऊपर लेके जाएगी। बाकी आप समझदार हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अब तक जितने भी लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, अगर आप उनसे बात करें और एक सवाल पूछें, सीधा सा सवाल, कि क्या आपने जो पढ़ा था, जो भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ा था, सिर्फ उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर गए? किसी से भी पूछिए, आप मुझसे भी पूछेंगे, मैंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। कोई भी, एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैंने जो पढ़ा था डायरेक्ट वहीं से चीज़ें आ गई और सिर्फ उतना ही मैंने कर लिया और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। एक भी इंसान नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि जितना मैंने पढ़ा था वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे अपना भी दिमाग लगाना पड़ा, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ा, पैटर्न की समझ वहाँ पर काम आई, और जो प्रश्न हम शायद छोड़ देते, जिसके बारे में हम कम जानते थे, उसे भी हम सही कर पाए, तब जाके कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर हम कर पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसके आधार पर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा।
आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको पैटर्न की समझ लेकर चलनी है, कहाँ कहाँ पर ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और इस सीरीज़ में हम यही कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। इसके बाद कई वीडियोज़ आने वाली हैं, उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा प्रश्न फिर से 2024 का ही है। 2024 के प्रश्न मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके मन में ये ना आए कि अरे 2022 का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 2020 का दिखा रहे हैं। अब ऐसा नहीं पूछा जाता, पिछले साल का ही है। अब इससे नया तो दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी जो होगा उसमें पता चलेगा कैसे प्रश्न आए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पैटर्न पर पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं पर आपको समझना है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ चालाकियाँ करती है, कहाँ पर एक खास पैटर्न को फॉलो करती है। एक बार आपने पकड़ लिया, आपके लिए प्रीलिम्स आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लग रहा है भी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। यहाँ कहा गया है, पहले ही नाम दे दिया कि कॉर्नवालिस ने जो नियम बनाए थे, जो भी उसने व्यवस्थाएं बनाई थी कर संग्रहण से संबंधित, राजस्व संग्रहण से संबंधित, उसके बारे में विचार करना है। तो जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा कॉर्नवालिस से संबंधित बात पूछी गई है। उसके बाद से इस कथन को ध्यान से समझिए। बहुत चालाकी करती है यूपीएससी और हर साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपके लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। पहला कथन है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों की फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अगर आप इसको जल्दबाजी में पढ़ें, जैसा कि अक्सर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ज़्यादातर लोग कथनों को जल्दबाजी में ही पढ़ते हैं और यूपीएससी ने आपको पहले ही बांध दिया है, खूंटा दे दिया यहाँ पे कि भाई कॉर्नवालिस के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हमारा सारा ध्यान इधर चला जाता है। ये लाइन हमने पढ़ी, अच्छा किसानों की फसल खराब हो गई प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, क्या ये राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी? अच्छा, दी गई थी कि नहीं दी गई थी, आप यहीं फंस जाएंगे। ज़्यादातर लोग यहीं फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा ठहर कर सोचें, तो यूपीएससी ने यहाँ पर चालाकी की है। हमें नहीं पता है कि क्या हुआ था, आपदाओं की स्थिति में भुगतान में थोड़ी सी छूट दी गई कि नहीं दी गई, लेकिन अगर आपने अस्थाई ये जो बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसे आपने थोड़ा भी पढ़ा है और कुछ तथ्यों को याद किया है तो समझ में आ जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इनसे संबंधित नहीं है कॉर्नवालिस से। एक अलेक्जेंडर, एक रीड थे और एक और कोई व्यक्ति थे, अभी रुके मैं याद करके बता रहा हूँ। हाँ, मुनरो, शायद उसे देख लीजिएगा, मुनरो व्यवस्था भी इसे कहते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसी और व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई थी और भारत के अलग हिस्से में, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे ऐसे मैप बना के दिखाऊं तो अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था इस हिस्से में लागू थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था इधर प्रायद्वीपीय भारत में लागू थी और महालवाड़ी व्यवस्था इधर यूपी और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इधर लागू थी। ठीक है, तो आप यहीं पर समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर भले यूपीएससी ने खूंटा गाड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर चालाकी है। अस्थाई बंदोबस्त की जगह रैयतवाड़ी, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की बात की थी। ठीक है, तो ये कथन यहीं पर गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि सच में अच्छा अंग्रेज तो क्रूर थे तो पता नहीं लागू कर सकते हैं कि नहीं ये व्यवस्था, उधर नहीं जाइए। एक फैक्ट यूपीएससी ने यहाँ पर आपके साथ गलत दिया है, साझा किया है और आपको पकड़ना है। और इतनी खूबसूरती से इस लाइन को लिया गया है इसके बाद कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फिसल जाएंगे और बाद में कहेंगे अतरी ऐसी गलती कैसे हो गई। इसलिए हुई, ध्यान से समझिए, ये भी एक समझदारी वाली बात है। इसलिए हुई कि हम कथनों को ध्यान से नहीं पढ़ते। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले भी कई बार कहा है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जितना ज़रूरी है अपनी मेमोरी को खंगालना कि ये बात मेरे दिमाग में बैठी है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इन कथनों को ध्यान से पढ़ना। क्योंकि अगर आप अपनी मेमोरी को खोदने लगेंगे कि कुछ है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, और आप इसी में फंस जाएंगे तो कुछ मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असली गलती यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी बात,
बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। ठीक है, एलिमिनेशन के बारे में मैंने आपसे बात नहीं की है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये कथन आपको पता चल गया कि ये गलत है, ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ए तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी एक है। आप 50% पे आ गए, या तो ये दूसरा सही होगा या फिर ये भी गलत होगा, यानी कि अब 50-50 का मामला है। अब आप ये नहीं भी आ रहा है तो भी रिस्क ले सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में जहां आप 50-50 में फंसे हुए हैं आप रिस्क ले सकते हैं। इसे समझदारी भरा डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि अगर या तो सही होगा या तो गलत होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानते थे कहीं भी लगा दिया, उससे तो बढ़िया नहीं कि दो में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है या कोई क्लास ली है या फिर हमारी पीडीएफ नोट ही पढ़ी है तो वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता था कि एक निश्चित तारीख बता दी जाती थी कि भाई ज़मींदार जो है अगर इस समय तक राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसे ज़मींदारी से हटा दिया जाएगा, किसी और व्यक्ति को ज़मींदार बना दिया जाएगा। ये एक बेसिक सी बात है, जो आप पढ़ते हैं ज़मींदारी व्यवस्था तो आप जान जाते हैं। तो अगर वो आपको याद आ जाता है तो आप इसे सही मान लेंगे और सच में ये सही है भी, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो फिलहाल इसमें कौन सी ट्रिक आपने सीखी, क्या समझा? यूपीएससी इतिहास हो या अर्थशास्त्र हो या फिर पॉलिटी की बात हो, उसमें ऊपर ही एक टॉपिक का नाम बता देगी, ध्यान से समझिएगा। इसलिए बताएगी ताकि आप उसी के अनुसार बाकी चीज़ों को देखना शुरू करें, और जब कथनों की बारी आएगी तो उस टॉपिक से हटकर कोई एक कथन दे देगी और आपको लगेगा कि इसी से संबंधित है, और उसमें एक ऐसा तथ्य पूछेगी जिसका कोई खास महत्व नहीं है और आप उसी में फंस जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक और ट्रिक है यहाँ पर। इसमें दो बातें कही गई हैं एक साथ, ठीक है। रैयतवाड़ी वाली बात जो है एक अलग फैक्ट है, बाकी ये जो कथन है कि इसमें ऐसी व्यवस्था हो रही थी कि नहीं, ऐसे भी यूपीएससी कथन बनाती है कि एक ही लाइन में दो बातें होती हैं, एक सही भी हो सकता है और एक गलत भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझी। बाकी आप जानते हैं कि अगर ये गलत आपने पकड़ लिया तो ऐसे आप जो है एलिमिनेट कर लेते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ इतनी बात रहने देते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही है, सिर्फ 7 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप जाइए उस पर मैसेज करिए, टेस्ट लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर आपने 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत अधिक संभावना है कि ये एग्जामिनेशन हाल में याद नहीं आएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, ज़रूरी नहीं है कि यही टेस्ट सीरीज आप लगाइए। हालांकि इसको इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आप सटीक पैटर्न के अनुसार चलें, लेकिन फिर भी आप पे कोई दबाव नहीं है, कहीं से भी अभ्यास करिए, लेकिन अभ्यास करिए, जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें लागू करिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ कॉमन सेंस की बातें, ट्रिक्स की बातें, टॉपिक्स की बातें, ठीक है। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसके आधार पर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो तो आधार है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको बहुत कुछ सीखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है यूपीएससी के पैटर्न को सीखना, उसके पैटर्न को समझना। उसके बाद से आपको बहुत सारी ट्रिक्स जाननी होती हैं, कहाँ पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे वो समझना होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको सफलता दिलाती हैं और यही सब हम समझ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो सच में आपके काम की हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं। फिलहाल आज मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, और ये दोनों प्रश्न 2024 में पूछे गए थे। मैंने सबूत भी दिखाते समय दिखाया था कि देखिए कितने सीधे से प्रश्न थे। इसके बारे में हमने वीडियोज़ में भी बातें की थी, नोट भी आपको दी गई थी। खैर वो अलग बात है, लेकिन इन 2 प्रश्नों के माध्यम से हम क्या समझने वाले हैं यूपीएससी के पैटर्न को लेकर, वो देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखिए। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये आपने देखा, उपरोक्त में से कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया था? यहाँ हम इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपने किताब खरीदी हो, पढ़ा हो सकता है कि आपने खुद एग्ज़ाम दिया था 2024 में, तो आप
आसानी से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि मैं फ़िलहाल सबसे पहले किस बात की ओर इशारा करने वाला हूँ। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। हम इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं कि छोटी-छोटी डिटेल्स हम स्किप कर जाते हैं और उसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। यूपीएससी ने बहुत पहले मेरे ख्याल से 2014-15 के आसपास ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद नहीं पूछा, अभी वही ध्यान आ रहा है तो वही बता रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा था और लिस्ट दे दी गई थी। उसके बाद इधर लिखा था कि कौन से गांधीवादी ये निर्देश हैं हमारे संविधान में। हम ऊपर का पढ़ लेते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते। कई बार यहाँ पर यूपीएससी खेल करती है, कई बार यहाँ करती है। जितना ज़रूरी है इन विकल्पों को पढ़ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि इस पहली लाइन में लिखा क्या गया है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके पहले वाली लाइन में यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए, सबसे पहली चाल ये है यूपीएससी की। जब आप इसे पढ़ेंगे, यूनेस्को आपने पढ़ा, विश्व धरोहर सूची पढ़ी, तुरंत दिमाग में आएगा अरे ये तो हमने पढ़ा ही है, इसके बारे में तो हमने जब से तैयारी शुरू की थी तब से पढ़ रहे हैं। और देखते हैं शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया, ये सब जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल ये सही बात है, ये सब है यूनेस्को की सूची में, और आपको लगता है कि ये चौथा सही हो जाएगा, चारों के चारों हैं। ये कब लगेगा? जब आप एक गलती करेंगे, जब आप दौड़ते हुए ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे और 2023 इसे भूल जाएंगे। अभी आपको लग सकता है कि अरे हम नहीं भूलेंगे, बहुत बार ऐसा होता है। कभी आपने टेस्ट दिया हो, ईमानदारी से उसका विश्लेषण किया हो, तो आपको एक सेकंड में नहीं लगेगा समझने में कि ऐसा होता है, और एक्चुअल एग्ज़ाम में तो इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको समझना है कि ये सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं अगर ये 2023 नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि 2023 में किन्हें शामिल किया गया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर में आपने क्या पढ़ा है। इसीलिए करंट अफेयर में जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप पैटर्न के अनुसार चलिए, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। उन टॉपिक्स को पढ़िए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप करंट पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2023 में इनमें से 2 को शामिल किया गया था। अब वो 2 कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये विकल्प थोड़ा अलग तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में चलिए, आप भूल जाते हैं एक कुछ सेकंड के लिए कि ये यूनेस्को से संबंधित है और 2023 की बात है। मान लेते हैं कि ये भूगोल का प्रश्न है, मान लेते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का या पॉलिटी का प्रश्न है, साइंस का, ठीक है। फॉर्मेट देखते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है केवल एक सही है। अब केवल एक इनमें से कोई भी हो सकता है, ये बहुत कठिन प्रकार का प्रश्न है। केवल 2 सही है, कोई भी 2 हो सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखे केवल एक, यहाँ पर एक एक शब्द ना लिख करके 1 ऐसे लिख दे, इसका मतलब हो जाएगा कि इसकी बात हो रही है। लेकिन ऐसे कह रहा है कि केवल एक, अब इनमें से कोई भी केवल एक हो सकता है। कई लोग जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है उन्हें लग सकता है कि केवल 2 का मतलब ये है कि ये दूसरे नंबर का, केवल 3 का मतलब है कि ये तीसरे नंबर का। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। अगर आप अभी तक थी तो कमेंट में बताइए कि ये गलत फहमी थी आपकी, बहुत सारे लोगों की होती है। जब ऐसे नंबर्स लिखे हों, केवल एक मतलब एक, केवल 2 मतलब 2, ऐसे करके, तब आप समझिए कि एक मतलब ये, 2 मतलब ये। जब हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे लिखा रहे कि केवल 3, तो आपको ये समझना है कि इनमें से, इन चारों में से कोई भी केवल 3 हो सकते हैं। ये पहली बात है। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे। 2023 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत कठिन पेपर बनाया गया था, इसके बावजूद हमने सबूत दिखाए थे कट ऑफ से ज़्यादा के। देखिए, अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने पढ़ाई की है, तो आप आसानी से एक या 2 तो कम से कम एक निकाल सकते हैं कि ये नहीं है, ये बहुत पहले का है। मान लेते हैं कि आपने इस चौथे वाले को समझ लिया कि नहीं, इसके बारे में तो मैंने पहले भी पढ़ा था कि इसे शामिल किया गया है, तो ये तो नहीं होगा, सभी नहीं हो सकते, ठीक है। और करंट अफेयर आपने पढ़ा है और आप जानते हैं कि इनमें से मतलब रानी की वाव आपने पढ़ी है, होयसल मंदिर पढ़ा है। खैर, मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, वो मैं ठीक उसी तरह का प्रश्न होगा तब बताऊँगा। फिलहाल अभी के इस पैटर्न में हम ये कर सकते हैं कि कम से कम एक ऑप्शन यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ और खूबसूरत प्रश्न 2024 में ही पूछे गए थे, ठीक इसी पैटर्न पे पूछे गए थे। आगे उनकी बारी आएगी तो वहाँ मैं कुछ और बातें समझाऊंगा और बारीकी से ज़्यादा समझ में आएगा।
अभी जो मैंने समझाना था समझा दिया कि आपको यहाँ भी ध्यान देना है और करेंट अफेयर पे भी आपको पकड़ बना कर रखनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, जिसके माध्यम से मैं क्या समझाना चाहता हूँ और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है तो आपको करना क्या है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। आप कह सकते हैं कि सर ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कौन सी ट्रिक लग जाएगी, इससे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसे लिया है। उसका कारण ये है कि यूपीएससी ने ठीक इसी पैटर्न पर अब तक कई प्रश्न पूछे हैं। अभी जो इस समय मुझे याद आ रहा है, ये जो 22 भाषाएं हैं ना हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में, यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 2 बार प्रश्न पूछा है कि लास्ट में जिन भाषाओं को जोड़ा गया था वो कौन थी। मेरे ख्याल से 2024 में भी पूछा गया था क्या, या 23 में, उसके पहले भी पूछा गया है। ठीक, 2023 या 24 में से किसी भी साल में दोबारा से इसे रिपीट किया गया था। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आपको बातें एक सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक, ये ऊपर वाला ही टॉपिक है, विस्तार से जब आप पढ़ेंगे करेंट अफेयर में मैंने आपको दिया था, तो आपको थोड़ा सा क्रम ध्यान रखना है कि लेटेस्ट इसमें कौन सी घटना हुई है या सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। थोड़ा बहुत भी आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ यहीं काम नहीं आती, मैंने बार बार आपको इतिहास के प्रश्नों में दिखाया, खासतौर से प्राचीन और मध्यकाल के प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बाकी अगले वीडियो में अलग तरह का क्वेश्चन लेंगे और उसमें समझेंगे कि यूपीएससी कैसी चालाकी कर रही है, कैसे प्रश्नों को अपने अनुसार घुमा रही है और आपको जाल में फंसा रही है। एक बार आप समझ जाएंगे, आपके लिए प्रश्न पत्र आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके बहुत फ़ायदे की बात है। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में हम समझ रहे हैं कि यूपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ताकि आप प्रीलिम्स में आसानी से कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर सकें। वो सारी बातें, चाहे कॉमन सेंस की बात हो, चाहे ट्रिक्स की बात हो, चाहे यूपीएससी के पैटर्न की बात हो, वो सब कुछ समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन होता है हमारे सामने जो इस ग्रुप के सारे प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये भूगोल का प्रश्न है, लेकिन ठीक इसी फॉर्मेट में पॉलिटी का भी प्रश्न हो सकता है, करंट अफेयर का भी हो सकता है, इकोनॉमी का भी हो सकता है, पर्यावरण का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है। पैटर्न यही रहेगा। यूपीएससी ने इस पैटर्न को छोड़ रखा था बहुत पहले, 90 के दशक में या 2005 के आसपास भी आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, बीच में ये गायब हो गया। उसके बाद से अभी 2022 से यूपीएससी ने धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। 23 में काफ़ी प्रश्न पूछे, 24 में थोड़ा कम किया, लेकिन ये अब लगातार चलेगा। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसे समझ लीजिए, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है। इसमें आपको ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो पढ़ा है आप फेंक तो देंगे नहीं, ज्ञान तो रहेगा ही। कहने का मतलब ये है कि आपने कम भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी आता है, तो आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से सही कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ की जितनी वीडियोस पहले आई हैं आप ध्यान से उन्हें भी देखिए, आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर देखिए कितना मज़ा आता है। ध्यान से समझिए। कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, कई बार यहाँ पे लिख जाता है कि कथन और कारण, ऐसा भी होता है, तो अब ध्यान से समझिए। पहला कथन कह रहा है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में जो इनकमिंग आगामी विकिरण है, सौर विकिरण, उससे वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा कथन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण की अच्छी अवशोषक हैं। हो सकता है कि कंसेप्ट के लेवल पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आप कुछ तथ्य इसमें याद करना चाहें और कुछ याद ना आए। ये जो कथन पहला है, बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट जो लोग होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं छूटेगा, उनसे ये कथन गलत हो सकता है। क्योंकि ये जो बात है ना, ऊपर से देखने पर, सीधा सीधा देखने पर ठीक लग रही है। हमने बचपन से इस तरह की बात पढ़ी है कि हाँ भाई, वायुमंडल गर्म तो हो रहा है, ऊपर से जो विकिरण आ रहा है सूरज की वजह से गर्म हो रहा है, इतना हमें पता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे सरक जाएंगे, फिसल जाएंगे और गलती हो जाएगी। ये चालाकी यूपीएससी ने खूब किया है। चक्रवात वाले प्रश्न जब पूछे थे यूपीएससी ने, मेरा ख्याल है 2022 में,
उसके पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खूब भूगोल में तो खूब बढ़िया तरीके से घुमा देती है। तो आपको समझना होता है कि ये जो लाइन लिखी गई है इसमें यूपीएससी की चालाकी है कहाँ। ऐसे प्रश्नों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके काम आती है। ऐसे प्रश्नों को अगर मान लीजिए कि आप फंस रहे हैं, पहली बार में अंदर से दिल कह रहा है कि बात समझ में आ गई लेकिन थोड़ा सा डाउट है, आपको निश्चित रूप से रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि डाउट है कहाँ। पार्थिव विकिरण की तुलना में, पार्थिव विकिरण समझते हैं आप? ये धरती है, इधर सूरज कहीं मान लेते हैं, वहाँ से रोशनी यहाँ पड़ी, धूप पड़ी, अब यहाँ से विकिरण निकल रहा है, वो गर्मी जो है तरंग के रूप में ऊपर निकल रही है। तो ये जो तरंग निकल रही है इसको दीर्घ तरंग बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। इसकी तुलना में इनकमिंग जो विकिरण है, ये सूरज से आ रही है, ये बहुत शॉर्ट वेव होती है, ठीक है। इससे वायुमंडल अधिक गर्म होता है। जब इस तरह से तोड़ तोड़ के आप समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 मिनट लगा दीजिए, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो रुकिए। यहाँ पर सारा खेल आपके दिमाग का है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सिर्फ गलतियाँ होती हैं और ऐसे प्रश्न गलत होते हैं जो आप सही कर सकते थे। सबसे बड़ा दुख यही होता है जो लोग फेल होते हैं कि जिसको नहीं जानते थे गेस किए, कोई बात नहीं, गलत हो जाए भाड़ में जाए, लेकिन यार ये कैसे गलत हो गया, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा था, मुझे पता था, मैं दूसरों को समझा सकता हूँ, फिर गलती कैसे हो गई? ऐसे हो गई कि हमने जल्दबाजी की। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तोड़ तोड़ के समझेंगे तो पता चलेगा कि यूपीएससी ने घुमा दिया है। बात ठीक है लेकिन तथ्यों को घुमाया गया है। कह रहा है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग विकिरण जो है, सूरज से आने वाला विकिरण, वो वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करता है। ऐसा नहीं है, सूरज से आने वाले विकिरण से डायरेक्ट वायुमंडल गर्म नहीं होता है। जब धरती की सतह गर्म होती है, यहाँ से जो विकिरण निकलता है, दीर्घ तरंग निकलती है, उससे वायुमंडल गर्म होता है। बात समझ में आई? अब आपने पकड़ लिया, मान लेते हैं कि बात आपको पता थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक प्रतिनिधि है, किसी भी विषय के तहत इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया, चलिए भूगोल का प्रश्न नहीं था, इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन था और आपको समझ में ये आया कि ये पहला कथन गलत है। अब देखिए मजा, पहला कथन गलत है, दूसरा आप मान लीजिए, आप पढ़िए ही मत, दूसरे पे मत जाइए। पहला कथन गलत है और आप 100% श्योर हैं, तो क्या संभावना बनती है आपके उत्तर में? ये कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। जब आप जान गए कि पहला कथन गलत है तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि दूसरा सही है, हमें दूसरा से अभी मतलब भी नहीं है, ठीक है, हमें मतलब नहीं, हमने पकड़ लिया है कि ये सही है, सॉरी ये गलत है। तो जब ये गलत है और यहाँ कह रहा है कि दोनों सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये कथन हो गया गलत। अच्छा, कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। भाई ये बाद में पढ़ेंगे व्याख्या है कि नहीं है, लेकिन यहीं पर बात गलत हो गई, दोनों सही नहीं है। यहाँ भी कहा गया है, बस आगे ये था कि व्याख्या कर रहा है दूसरा कथन, यहाँ पे कह रहा है कि व्याख्या नहीं करता। वो हम बाद में देखेंगे व्याख्या हो रही है कि नहीं, हमें तो पहले यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये पहला कथन गलत हो गया तो यहाँ पर इसके साथ सही कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। तीसरे में कह रहा है कि ये कथन पहला सही है दूसरा गलत है। देख रहे हैं कमाल, आपने सिर्फ एक कथन पकड़ा, ये गलत है, आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं समझदारी से प्रश्नों को समझना। हो गया काम। मान लेते हैं कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी आपका उत्तर डी ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा 5वां ऑप्शन तो है नहीं। तो आपने जब एक बार इस पहले कथन को पकड़ लिया कि ये गलत है तो बात बन गई, आपके ऑप्शंस वो सारे गलत हो जाएंगे जहाँ पर कहा गया कि पहला सही है। और इसमें मज़ा ये है, मान लेते हैं कि ये पहला सही था, अब भूल जाइए कि भूगोल का प्रश्न है, ठीक है ना। मान लेते हैं पहला सही है दूसरा गलत है। इस दूसरे कथन को जब आप पहला पढ़ें और 100% श्योर हो जाएं कि पहला गलत है तो दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से पहले एलिमिनेट करिए, हो सकता है कि एक ही बार में उत्तर मिल जाए। लेकिन अगर पहला सही हो गया तो दूसरा पढ़िए। दूसरा मान लेते हैं कि गलत है, तब क्या होगा? इस कथन को देखिए, 1 और 2 दोनों सही हैं, कैसे सही हैं भाई? दूसरा तो हमने पकड़ लिया गलत है। 1 और 2 दोनों सही हैं, कैसे सही हैं भाई? गलत है। यहाँ देखिए, एक सही है दूसरा सही नहीं है, यहाँ आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। और इसको मान लेते हैं कि एक सही है और दूसरा सही नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बस इतना तो पक्का पता है कि दूसरा सही नहीं है, तो डी पे चले जाइए। यहाँ कहा गया है कि दूसरा सही है, फिर दूसरा गलत हो गया। कहने का मतलब ये है, बहुत मज़ेदार बात है, कहने का मतलब ये है
कि अगर आपने इस फॉर्मेट में दिए गए प्रश्न से किसी एक भी कथन को पकड़ लिया कि ये गलत है, आप उत्तर तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे, 100% सही होगा, कुछ नहीं सोचना है। बाकी कुछ और सिचुएशंस बनती हैं, मान लेते हैं कि दोनों सही है। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि आपने पढ़ा और आपका पढ़ा हुआ याद आ रहा है, आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। ऐसी सिचुएशंस में आप इन दोनों को तुरंत ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि दोनों में से कोई एक सही है, अलग अलग तरीके से। आप 50% पे आ गए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से दूसरी बार इसको पढ़ सकते हैं। अगर पहले कथन को ये दूसरा कथन सपोर्ट करता है, उससे मर्ज होता है, उसके साथ आगे बढ़ता है, तो आप एक हो जाइए, ये सही है। और ज़्यादातर 50% से ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि जब दोनों कथन सही हो ना, तो वो दूसरा कथन पहले वाले की व्याख्या भी करता है। लेकिन ये मतलब इसको वैसे नहीं मान सकते यूनिवर्सल। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये बात सही है लेकिन अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये भी बात सही है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन एक काम तो आपने तुरंत कर लिया ना कि दोनों कथन अगर सही हैं तो सी और डी तो नहीं हो सकते। और इस तरह के प्रश्नों का फॉर्मेट हमेशा एक जैसा होता है, ये कथन ऐसे ही बनाए जाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और समझा है, तो अब आप इंतज़ार करेंगे कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न हमें दे, तब मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। फिर से याद दिला देता हूँ कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में एक सच्चाई आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए, यूँ कहें कि आपके खून में बस जानी चाहिए। आपको 24 घंटे इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ये हकीकत है और किसी भ्रम में नहीं रहना है। और हकीकत ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में, जिसे आप जीएस का पेपर कहते हैं, उसमें जो 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे, इन 100 प्रश्नों में से चाहे आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, मुश्किल से 25 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आप डायरेक्टली हल कर पाएंगे, आपने अच्छी पढ़ाई की हो तो। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वैसे भी अगर इतनी छोटी सी बात से कोई डर जाए तो क्या ही मतलब है तैयारी करने का। समझिए इस चीज़ को। लगभग 25 से 30 प्रश्न आप डायरेक्टली देख के हल कर सकते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, हल कर लेते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स निकालते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर आपको बहुत कुछ सीखना होता है। आपको ये सीखना होता है कि माइनस मार्किंग कैसे कम करनी है, आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना होता है, कैसे गेस किया जाता है उसे सीखना पड़ता है, कौन कौन सी ट्रिक्स काम आती हैं ये सीखना पड़ता है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के आधार पे भी आप सवाल हल कर सकते हैं, और वही हम सीख रहे हैं। पैटर्न सीखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिल करके आपको कट ऑफ के पार लेकर जाती हैं। और इस सीरीज़ में एक एक करके हम यही सब सीख रहे हैं। इसके बिना किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला है। आप अगर किसी ने प्री निकाला हो तो उनसे पूछिएगा कि सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर क्या कर पाए थे। आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर आप इस सीरीज़ को गंभीरता से लेकर चल रहे हैं तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया। अब तक जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है। आप सारी वीडियोज़ देखिए, बार बार देखिए और उसके आधार पर क्वेश्चंस हल करके देखिए कि आपको कितना समझ में आया। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अभी इस सीरीज़ की बहुत सारी वीडियोज़ आनी है। और इसके अलावा यूपीएससी की बात हम कर ही रहे हैं, बाकी परीक्षाएं जैसे कि पीसीएस है, आरओ है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ बातें हो गई इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज एक बात समझाने के लिए मैंने लगभग 4 प्रश्न लिए हैं, जैसे कि एक सामने दिख रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एक और है क्या, एक ये है, 5वां प्रश्न। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम समझेंगे, यानी कि इन प्रश्नों के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत बात समझेंगे, जिसे देखते ही अगर आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम में, जब एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो देखते ही 1 सेकंड लगेगा, आप उत्तर दे देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वरना क्या होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसके विकल्पों पर दिमाग लगाया, हो सकता है कि खूब दिमाग लगाने के बाद भी आप सही उत्तर तक पहुँचे, लेकिन आपके 5 मिनट खराब हो चुके हैं। ये भी संभावना है कि आपने बहुत विचार किया,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपने छोड़ दिया, या जैसे तैसे गेस किया, जो मर्जी आया लगा दिया हड़बड़ाहट में, क्वेश्चन गलत हो गया। इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं और बिना ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत के इस तरह के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। मैंने बताया पहले ही कि यह एक प्रतिनिधि है अपने टाइप के सारे प्रश्नों का। तो अगर आपने एक पैटर्न समझा, इसको समझा, तो इस तरह के सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। 1 मिनट रुकिए। हाँ, चलिए समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस प्रश्न को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यह किस विषय का हो सकता है? मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि यह भूगोल का हो सकता है। भूगोल का ही है। ज्वालामुखी आप किस विषय में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये बताइए, एक किस विषय का हो सकता है? भूकंप के बारे में पूछा गया है, ये भूगोल का हो सकता है। अच्छा, ये किस बारे में हो सकता है? ये जैव विविधता की बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यह पर्यावरण का प्रश्न हो सकता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप पढ़ते हैं, खूब क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। ये कहाँ से हो सकता है? गैसों की बात हो रही है, ठीक है, कुछ फसलों की बात हो रही है, अवशेषों की बात हो रही है, उनसे निकलने वाली गैसें हैं। तो इनके बारे में पढ़ के आपको क्या लगता है कि किस में आप पढ़ सकते हैं? भूगोल में भी पढ़ सकते हैं, पर्यावरण में पढ़ सकते हैं। पर्यावरण में ज़्यादा सटीक है। और एक और प्रश्न ये है कि संधारणीय ईंधन, विमान के ईंधन की बात हो रही है, ये आप किस में पढ़ सकते हैं? ये भी पर्यावरण में पढ़ सकते हैं। ये मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जो ट्रिक, या यूँ कहें कि यूपीएससी के जिस पैटर्न को आप समझना चाहते हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो इन 2 विषयों में आते हैं। हालांकि एक बात और बताऊं, जल्दबाजी मत करिएगा, आप जो सुनना चाहते हैं उस पर मैं आऊँगा, लेकिन जो बता रहा हूँ वो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भूगोल में इस तरह के प्रश्न आपने देखे, पर्यावरण में देखे हैं। इसी तरह का एक प्रश्न आपको मिलेगा साइंस के तहत। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कोने में ऊपर लिख देगी कि ये विज्ञान का प्रश्न है, आपको समझना होता है और समझ जाते हैं, इतने समझदार आप हैं। तो मैं साइंस के जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो 4-5 प्रश्न वहाँ भी कोशिश करूँगा दिखाने का, ठीक है? फिलहाल भूगोल और पर्यावरण में जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें तो आपको क्या करना है? अगर आप पिछले साल से जुड़े हैं तो मैंने इसके बारे में बताया था, नहीं जुड़े हैं तो ध्यान से समझिए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि आप इन पर ज़रा विचार करिए कि कोई मलबा निकल रहा है, इसको पायरो क्या बोलते हैं जी, पायरोक्लास्टी बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में थोड़ा ज़्यादा जटिल है इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पात हैं? यानी कि यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है, इसमें जो पदार्थ निकल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इस पदार्थ में पाई जाएंगी, ये बाहर निकलने वाले पदार्थ में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कह सकते हैं कि यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन और है भी। आपने नोट ली है तो आपको पता है कि हाँ, ये तथ्य हमने भी दिए हैं, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा कि ज्वालामुखी जब निकलती है तो उसमें से क्या क्या निकलता है, ठीक है? लेकिन क्या आपको पता है कि वो जितनी भी चीज़ें निकलती हैं सबको आप जानते हैं? मोटे तौर पर लगभग 5-10 चीज़ें आपको गिना दी जाती हैं, और वो भी परसेंटेज के हिसाब से। देखो, ये सबसे ज़्यादा ये निकल रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये सारी चीज़ें आप जान जाते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ इतना ही निकलता है? नहीं पता है। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में कि किसी, आप ध्यान से समझिए, आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, किसी चीज़ से, मैं भूगोल और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बात कह रहा हूँ, किसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए कि आपने कूड़ा जलाया, तो उस जले हुए कूड़े से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में कौन कौन सी गैसें हैं, हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा हो सकता है कि ना पढ़ा हो, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि जितनी गैसों को अभी हमने जाना है उससे आगे चल के कुछ और गैसें भी उसमें निकलें। यानी कि इस बात की संभावना बनी हुई है कि जो व्यक्ति इस प्रश्न को पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ जानता हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके अंदर एक कॉमन सेंस आ गया होगा जब उसने ज्वालामुखी पढ़ी होगी कि हाँ भाई, राख धूल वगैरह निकलता है, ये मलबा भी निकलता है। अच्छा, नाइट्रोजन की यौगिक निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं पता नहीं। सल्फ़र हमने कहीं पढ़ा था, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो आप जानते हैं कि सल्फ़र प्रदूषण से संबंधित जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ से भी निकलता है, स्रोतों के बारे में जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको महसूस हो सकता है कि इसमें से 2-3 चीज़ें मुझे पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन संभावना है कि ये भी निकल सकता है। और ऐसे में जब आपको इस तरह से प्रश्न परोसे जाएं और
कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से क्या क्या निकलता है, तो आपके पास एक उत्तर होता है कि ये सभी चारों पे अब लगा दीजिए। 99.999% संभावना है कि आपका सही ही होगा। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के प्रश्न में आप गलत हो जाएं, आप चारों को लगाएं तो। लेकिन मैं फिर से याद दिला रहा हूं, अंधा नहीं हो जाना, मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। प्रश्न की प्रकृति देखिए कि किसी चीज़ को आपने जला, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी कह रही है कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ये लगभग उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इसके जैसे प्रश्नों को देखिए कि किन किन चीज़ों का उद्गार हो रहा है या किसी चीज़ का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि अगर दिमाग घूम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सभी चारों लगा सकते हैं। अब ये मैंने सीधा सीधा प्रश्न लिया है तो आपको लग सकता है कि अरे ये तो याद रहेगा तो कर ही लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन इसी तरह के और भी प्रश्न तो हैं, वहाँ आपका याद आना ज़्यादा काम नहीं आएगा। जैसे इस प्रश्न को देखिए, भूकंप के कारण क्या क्या होता है ज़रा बताइएगा। नॉर्मली हम जानते हैं बचपन से कि भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, घर वगैरह गिर जाएंगे, इस तरह की बातें ये अनुभव से भी हम जानते हैं, अगर आप जहाँ रहते हैं थोड़ा बहुत कभी भूकंप का झटका महसूस किया हो तो। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, भ्रंश विकसित हो जाता है। अब इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि भ्रंश जब आप पढ़ रहे थे तो भ्रंश बनते कैसे हैं। अच्छा, भ्रंश के साथ गतिशीलता होती है, जो भ्रंश बने हुए हैं वो गतिशील हो जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न हो जाता है, जब भूकंप आता है तो ज्वालामुखी भी निकल सकती है, इसके बारे में आपने पढ़ा। चट्टानों का वलन हो जाता है, चट्टानें मुड़ जाती हैं जब भूकंप आता है तो। अब आप समझिए ज़रा कि आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की है और आप अपने दिमाग पर खूब भरोसा करते हैं कि जो भी रटा है वो तो याद आ ही जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 4 टॉपिक सोचने होंगे और वहाँ पर जाके देखना होगा कि क्या ज्वालामुखी आने के कारणों में एक यह भी कारण शामिल है कि भूकंप आए तो ज्वालामुखी फूट सकती है। फिर याद करना पड़ेगा, अच्छा चट्टानें तो हमने पढ़ी हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, वलन कितने प्रकार का होता है, वलन होता कैसे है, तो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है कि ऐसे ऐसे वलन होता है, उसमें भूकंप का रोल है कि नहीं है ना। तो आप यूपीएससी तो चाहते ही है कि आप बैठ के सोचें 5 मिनट तक। उनका काम ही है कि ऐसे लोग जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देर लगा सकते हैं वो बाहर ही बैठे रहें। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉमन सेंस। अगर आपने भूगोल को थोड़ा बहुत समझा है तो आप समझ सकते हैं कि भाई भूगोल कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और जो भी प्रभाव दिए गए हैं ये धरातल पर घटित होने वाली चीज़ें हैं, और भूकंप का असर धरातल पर ही होता है, विनाशकारी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव हो सकता है। अगर यहाँ पर एक लाइन और लिख दे कि स्थलाकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, वो भी सही हो सकता है। एक लाइन और लिख दे कि इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। आप कहेंगे कैसे पड़ सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब डायनासोर विलुप्त हुए थे, क्या आप कह सकते हैं कि उसमें किसी एक ही कारण की वजह से विलुप्त हुए होंगे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो वैसे ही जब यूपीएससी पूछती है कि इसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या असर हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ये समझ लेना है कि ये एक जैसे हैं कि नहीं। एक कैटेगरी में लगभग हैं, नहीं भी आ रहा है तब भी आप कह सकते हैं कि ये सब सही है। बार बार याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये एक कैटेगरी जैसे दिखने चाहिए। भले आपको लग रहा है कि यार भ्रंश के साथ इसके साथ गतिशीलता होती है कि नहीं, पता नहीं, पढ़ा है कि नहीं, याद तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन भ्रंश कहाँ पे बनते हैं? धरातल पर ही तो बनते हैं। ज्वालामुखी कहाँ आ रही है? इसी ज़मीन पर ही आ रही है। चट्टानें कहाँ हैं? इसी ज़मीन पर हैं। भ्रंश का जो विकास होता है वो भी ज़मीन पर, ये भूकंप का असर भी यहीं हो रहा है, तो इन सब पे असर तो डाल सकता है। ठीक है, भूकंप के कारण के तौर पर इसे पूछा गया है। मैंने अभी जिस तरह से, जिस एंगल से मैंने बातें की हैं, हो सकता है कि इसका ये मतलब निकले, हालांकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने वही मतलब निकालने की कोशिश की है, थोड़ा सा मैं इसको मोड़ रहा हूँ। उपरोक्त में से भूकंप के कारण कौन से हैं? अभी तक जिस एंगल से मैं बात कर रहा था वो आप शायद इस रूप में समझ रहे हैं कि भूकंप का प्रभाव क्या होता है। बिल्कुल उस रूप में भी ये क्वेश्चन सही हो सकता है इसका। लेकिन पूछा जा रहा है कि भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं। बिल्कुल ये सारे सही हो सकते हैं। भूकंप, भूमि में जो कंपन हो रहा है वो कई कारणों से, जहाँ ज्वालामुखी फूटती है उसके आसपास की धरती वैसे ही हिलने लगती है। ठीक है, बड़ी ज्वालामुखी है तो छोटा मोटा भूकंप या बड़ा भूकंप भी आ सकता है। चट्टानों का वलन एक कारण बन सकता है कि बहुत ही ज़्यादा चट्टानें मुड़ी, अचानक से चट्टानें टूटी या खिसकी,
या भ्रंश हुआ, ये सारे कारण भूकंप के हो सकते हैं। तो कारण के रूप में भी ये बातें सही हैं, प्रभाव के रूप में भी सही हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इस पैटर्न को समझ के कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम भी नहीं बचा है, चलो इसको लगा के देखते हैं क्या होता है। इस पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। विज्ञान के जब प्रश्न दिखाऊंगा तो कुछ नई बातें सीखेंगे। यहाँ पे आपकी बुद्धि जो है कहेगी कि अब हद पार हो रही है। यूपीएससी ने पूछा है कि ये 4 कानून हम बना के दे रहे हैं, मतलब बनाए गए हैं, आपको परोस रहे हैं। आप इन चारों के बारे में सोचिए और सोच के बताइए कि जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से ये कौन कौन उससे संबंधित हो सकते हैं, यानी कि उन पर असर डाल सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण पे। आप पढ़ते हैं आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। आपका दिमाग कहता है कि ये भी है, इसे भी पढ़ना था। अरे बाप रे, यूपीएससी ने कितना भारी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत कठिन है, इसे छोड़ दें क्या, रहने दें क्या? फिर 1-2 लाइन ऐसे पढ़ते हैं, या तो छोड़ेंगे या फिर गेस करेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये आपके लिए एकदम हलवा प्रश्न था अगर आपने पैटर्न को समझा होता तो। कैसे? पहली बात तो ये है कि यूपीएससी ने सीमा क्रॉस कर दी है बुद्धि की, कि आप ये सब पढ़ के बैठे हैं कि ये जो आयात निर्यात ये 1947 में आज़ादी के टाइम पे बना हुआ है, ये उसके थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद बना हुआ है। खनन और खनिज विकास अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम बना हुआ है, भारतीय वन अधिनियम बना हुआ है 1927 में। ये तो आज़ादी के पहले का है। पूछा जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से ये संबंधित हैं कि नहीं है। आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मतलब ऐसा छांटने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे ये तो है, इसमें वन लिखा है तो ये तो हो सकता है। और लेकिन ऐसा कहीं दिया ही नहीं कि केवल चौथा सही है, केवल एक, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये होता तो पक्का आप यही कर देते, गलती करके चले आते। यहाँ की यार आयात निर्यात हम इकॉनमी में पढ़ते हैं। ये खनिज वगैरह चलो थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं कि कहीं खनन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे हम रेगुलेशन करेंगे, रोक लगाएंगे। अगर सेंसिटिव एरिया है तो पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, मान लेते हैं, आपने दिमाग यहाँ लगा लिया। सीमा शुल्क को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? इसके लिए इसे रिकॉल करने के लिए आपको जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हैं उसमें से किसी 1-2 को तो याद करना ही पड़ेगा कि इलीगल व्यापार होता है, चाहे वो वनस्पतियों का हो चाहे जीवों का हो, उसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नियम बनाए गए, देशों ने बनाए हैं, तब जाके आप समझ पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है यूपीएससी आपको इतनी इजाज़त देती है कि बैठ के आप आधे घंटे विचार करें और सोचिए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है? नहीं। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को बनाया है वो मान के चल रहा है कि आपको इसमें से कम 3 तो नहीं आ रहे होंगे, और कम से कम इस एंगल से तो नहीं आ रहे होंगे कि वो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। वो मान के बैठा है और वो ये भी उम्मीद कर रहा है कि आपको नहीं भी आ रहा है तब भी क्या आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। आपने महिला संरक्षण से संबंधित एक कानून बनाया, ठीक है, मान लेते हैं आप सरकार में है। महिला संरक्षण से संबंधित, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित आपने एक कानून बनाया है। क्या इसका संबंध क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने से संबंधित हो सकता है, उस पर असर डाल सकता है? अगर एक बहुत सीधी सी लाइन में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो महिला अधिकारों, कैसे महिला अधिकार सुरक्षित होंगे? अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उन पर भी तो रोक लगानी पड़ेगी। तो इस एंगल से आप देखेंगे तो एक कानून जो कि दूसरे टॉपिक से नहीं संबंधित है उससे संबंधित हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हवा में नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि पता तो नहीं है लेकिन भाई संबंधित हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और 1-2 तो ऐसे दिख रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में जहाँ आपकी बुद्धि जवाब दे चुकी हो और आपको लगे कि लगभग एक जैसा फॉर्मेट है, ऐसे हमने पहले भी प्रश्न देखे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे सही हैं। यहाँ पर आपके सही होने की संभावना ज़्यादा है। आपका समय भी बचा, आपकी टेंशन भी ज़्यादा नहीं है, आपने उत्तर दे दिया। ये सारे उत्तर आप चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं पर्यावरण के ही एक प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि ये 4 गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? यानी कि आपने फसल जलाई खेत में, या मान लेते हैं कि कुछ कूड़ा करकट वगैरह था
जैव मात्रा का मतलब यही है कि कुछ जैविक चीज़ें थीं, उनको आपने जला दिया। अब जलाने के बाद धुआं निकल रहा है, उस धुएं में तरह तरह की गैसें हैं। अब इन गैसों में क्या ये चारों हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं पर्यावरण में, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा आप पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो किसको सबसे पहले ढकेल के खड़ा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कि इसकी वजह से कार्बन की मात्रा हमें कम करनी है, कार्बन एमिशन रोकना है, कार्बन मार्केट बन गया है, कार्बन क्रेडिट की बातें हो रही है, यूपीएससी धड़ल्ले से क्वेश्चंस पूछी जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ कार्बन ही जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं। वैसे ही आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनमें ऊपर ऊपर मोटी मोटी बातें आपको बताई जाती हैं, और अगर डिटेल में बताई जाने लगें तो कोई भी इंसान पढ़ाई नहीं करेगा, सब छोड़ के भाग जाएंगे कि यार हद है, एक छोटी सी बात समझानी है, उस पर पूरा रिसर्च पेपर दे दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं पढ़ाऊँगा कि ये क्या चल रहा है। तो हम समझने के लिए मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं जिससे काम चल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ जान चुके हैं। जब आप पढ़ेंगे कि जैविक अवशेष जलाए जाएंगे तो कुछ चीज़ें निकलती हैं, मीथेन वगैरह निकल जाएगा, कुछ विषैली गैसें निकल जाएंगी, लेकिन रिसर्च करने नहीं बैठते। बात समझ में आ गई? तो उस समझ के आधार पर जब आप उत्तर देने जाएंगे ऐसे प्रश्नों के, तो आप एक बाधा महसूस करेंगे कि यार पढ़ा नहीं है, कहीं याद नहीं आ रहा कि किसी जगह पे ये बातें लिखी गई हों, ये दिखेगा भी नहीं। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि भाई ये गैसें हो सकती हैं। ओजोन के बारे में आपकी एक मेंटल सीमा दिख सकती है कि यार ओजोन तो आसमान में हमने कहीं पढ़ा है, उधर समताप मंडल में, यहाँ से कैसे निकलेगा? ओजोन दो तरह का होता है, हमने पढ़ा है, ग्राउंड लेवल पे भी होता है और ऊपर भी होता है। ठीक है, ग्राउंड वाला नुकसानदायक होता है। तो अगर उस एंगल से आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि नीचे तो होता है, हो सकता है यहाँ से भी निकलता हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में भी आप कहेंगे कि मुझे ज़्यादा अगर नहीं भी पता है तो भी मैं इसको देख लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। संभावना ज़्यादा है कि आप इसे सही पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन अब कितना लेके चलें? आपको समझाने के लिए इतना पर्याप्त है। 2 विषय मैंने लिए हैं, भूगोल और पर्यावरण के। विज्ञान के प्रश्न लगभग ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने उसको लग रखा है। सेम फॉर्मेट है, सब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है। अगर वो नहीं समझेंगे तो आप मिक्स कर देंगे, इसलिए मैंने उसे साइड में रखा। अच्छा, पूछा गया है कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने, जल ये अवशिष्ट जल शोधन अवपंक, कास्ट मिल अपशिष्ट। कई बार इतने मतलब बेमतलब के शब्द बनाए जाते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं, उसकी वजह से भी हम फंस जाते हैं। उस पर नहीं जाना है आपको। कुछ चीज़ें अपशिष्ट है ना, उससे जल का कोई संबंध है, गंदा जल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कॉमन से, जैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, यहाँ तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सीधा भी दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। सीसेट में जो कंप्रिहेंशन है उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कभी कभी, हालांकि अब थोड़ा सा ठीक हो गया, ऐसे शब्द होते हैं कि आपने जीवन में कभी उन शब्दों को नहीं पढ़ा है और शायद दोबारा जीवन में कभी नहीं पढ़ेंगे। हम उसका अर्थ समझने लगते हैं। अगर आप अर्थ समझने पर बैठेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। आपको कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि इसका लगभग लगभग मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर बगल में इंग्लिश का है, इंग्लिश वाला देख लेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको समझ में आ जाता है। मुद्दे पे आते हैं। किसका उपयोग संधारणीय विमान ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? यानी कि इनसे हम ईंधन बना सकते हैं विमान के। अभी ये चल रहा है, ये नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि हम संधारणीय ईंधन बनाएं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है कि भाई जो पेट्रोलियम है, कोयला है, जितने भी पारंपरिक ईंधन हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं, हो ही जाएंगे आने वाले 10-15 सालों में। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? तो आप देखेंगे पूरी दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है, विंड एनर्जी की तरफ जा रही है, बायो एनर्जी की तरफ जा रही है, उसी का एक हिस्सा है ये। अब सवाल ये है कि इनमें से किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं विमान के ईंधन बनाने के लिए। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप एकदम माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार इसमें से किसको किसको लें। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत कॉमन सेंस डेवलप किया है तो आप समझ सकते हैं कि देखो, ये एक तरह का बायो ईंधन है। ठीक है, बायोफ्यूल है। और बायोफ्यूल बनाने में आप कोई भी जैविक पदार्थ ले सकते हैं। कोई भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें निर्धारित की गई कि इनसे इनसे बना सकते हैं। बहुत सारे पौधे हैं, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है बायोडीजल बनाने में। ठीक है,
तो आप नहीं जानते कि मक्का का दाना इसमें यूज हो सकता है कि नहीं, चावल का दाना हो सकता है, गेहूं का दाना हो सकता है, मक्का का दाना। अच्छा, अब इससे दो बातें मुझे बतानी है। एक तो हमारी सरकार ने, आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा हो, हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें बना रखी हैं कि देखो बायोडीजल बनाना है तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में जो यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि आप गेहूं है, चावल है, जो स्पेशली खाने के लिए है, उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। लेकिन क्या नहीं किया जा सकता? क्या उसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में नहीं किया जा सकता? बायो ईंधन बनाने में हो सकता है। गन्ने का इस्तेमाल हो सकता है, होता ही है। ठीक है, तो एक बात तो ये कि इजाज़त किसे मिली है, लेकिन इसमें पूछा ही नहीं है कि किसकी इजाज़त है किसकी नहीं है, पूछा है कि क्या यूज़ हो सकता है कि नहीं। तो आपका ये तो गया कि हमें ये याद करना पड़ेगा किन किन चीज़ों को लेके हम अभी ईंधन बना रहे हैं। आप बस संभावना देखिए कि इनसे बन सकता है कि नहीं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप समझ गए कि ये भाई इसमें कोई पत्थर तो नहीं लिखा है, जो भी है जैविक पदार्थ ही है और उनमें संभावना है कि उससे बायो ईंधन बन सकता है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जहाँ देखिए सारे ऑप्शन से उन्हें लगा दीजिए, बाद में आंसर मिलाएंगे, पता चलेगा कि आपका सही है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें हमने सीखी हैं, बात तो एक ही सीखी, लेकिन इसके आगे पीछे हमने बहुत सारी बातें सीखी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, नहीं ध्यान से देखा है तो देख लीजिए दोबारा से इस वीडियो को। एक बात और बतानी है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अभी एग्ज़ाम सामने है और मैंने पढ़ाई नहीं की है, चीज़ें बहुत ज़्यादा छूट गई हैं, तो टॉप 300 की नोट अभी आप ले सकते हैं। ये नोट 1000 में मिलती है, अभी 499 में ही मिल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और पैसे की बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये टॉप 300 वाली नोट आप लेके, मेंस की भी नोट दी जाएगी, उसे मत पढ़िएगा, जिसमें टॉप 300 लिखा है सिर्फ उसे पढ़िए। अभी आपके पास समय है, 3-4 बार उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे पढ़ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, सॉरी हाँ ठीक है, मोबाइल ऐप का लिंक है और मोबाइल नंबर है, मुझे लगा मैंने मोबाइल नंबर बोला, तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके नोट ले सकते हैं या फिर ऐप से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है जी, बाकी आगे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में हम उन बातों को समझ रहे हैं जिनके आधार पर आप सच में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ये बात मैंने आपको कई बार याद दिलाई है कि जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर डायरेक्टली आप 25 से 30 प्रश्न हल कर पाते हैं। उसके ऊपर जाने के लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में यूपीएससी का कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है और कैसे उसका उत्तर निकाला जाए। ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। इसके पहले जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैं लिंक दे देता हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एक बात और है कि एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया है और उसके आधार पर प्रश्न नहीं देख रहे हैं, उसके आधार पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बातें भूल जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका रिवीजन भी करते रहें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक और पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। आज मैंने इतिहास के कुछ प्रश्न लिए हैं, इसके बारे में मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली समझाना बहुत ज़रूरी होता है, तब आप समझ पाते हैं कि अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, पहले आप खुद से गेस करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा था यूपीएससी ने, 2 लाइनें हैं। पहली लाइन में कहा गया है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, और दूसरे में कहा गया है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। 2 लाइनें हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बात नहीं करते। इस प्रश्न को देखिए, क्या पूछा गया है। 3 नाम दिए गए हैं, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ। समझ रहे हैं, पानीपत के युद्ध की बात हो रही है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। अब पूछा गया कि विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार कब बना था, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। मेरे ख्याल से अब आप धीरे धीरे पकड़ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है
कि ये जो घटनाएं हैं, 4 बातें दी गई हैं, इनको प्राचीन काल से आरंभ करके आगे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। उसके बाद से कूट दिए गए हैं। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई और गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई। कुछ आइडिया लग रहा है? आगे देखिए, यह क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में आपको विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मेरे ख्याल से वैसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ये तो बस एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? और उसके बाद से आपको ये 6 राज्यों की बात की गई है। 2021 का प्रश्न है। ये क्वेश्चंस देख के अभी तक आपके मन में 2 बातें आई होंगी, जिसमें से दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा आ सकती है कि अरे बाप रे, कितना तथ्य याद करना पड़ता है इतिहास के लिए। ऐसा आ सकता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं उनमें यूपीएससी ने तथ्य ही आपके सामने रखे हैं। सारे तथ्य हैं। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा इंप्रेशन आ सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पता होगा कि पाणिनि किसके शासन से संबंधित थे, कालिदास किसके समय में थे। आपको लग सकता है कि ये सब तथ्य हैं और ये बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। ये मुखौटा है, इसके पीछे की बात कुछ और है। पीछे की बात ये है कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी आप इतिहास पढ़ें, चाहे आप प्राचीन काल के बारे में किसी चीज़ को देख रहे हैं, चाहे मध्यकाल की घटनाओं को देख रहे हैं, या फिर आधुनिक काल की घटनाओं को देख रहे हैं। अभी जो प्रश्न आपने देखे, ये प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल तक की बातें हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इतिहास के पूरे कालक्रम में आपको इस नेचर के प्रश्न खूब दिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ें तो आपको कोई चीज़ याद हो या ना हो, यह बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये किस कालखंड में ये घटना हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मौर्य काल में ये घटना हुई थी, गुप्त काल में ये बात हुई थी और वैदिक काल में कोई बात हो गई, आप कैसे जानेंगे कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है? अगर मैं आपको किसी मूवी के बारे में कोई कहानी बताऊं और आपने वो मूवी नहीं देखी है, तो मैं कहीं का कहीं बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि घुमा के मैं नई कहानी बता दूं, लेकिन अगर आपने सच में उस मूवी को देखा है, समझा है, तो आप जान पाएंगे कि नहीं नहीं, शुरुआत यहाँ से होती है, उसके बाद ये कहानी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। उसके बाद मैं कुछ पूछूं या घुमाने की कोशिश करूं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। यूपीएससी इसी चीज़ को जांचना चाहती है कि इतिहास आप पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि किस क्रम में घटनाएं हुई हैं, तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, आपने बस कुछ चीज़ें रट ली हैं और बस हो गई तैयारी। इसीलिए मैं इस प्रश्न के माध्यम से कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, आपको यूपीएससी का एक पैटर्न समझा रहा हूं। अब तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उसमें मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे हल करेंगे, ये यहाँ पे ये ट्रिक आएगी, यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखी तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपनी नोट पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो हर कालखंड को अपने दिमाग में क्रम में रखिए कि प्राचीन काल में, जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने कुछ पढ़ा, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में कुछ जानेंगे, मौर्य काल से पहले भी कुछ शासक हुए हैं, फिर मौर्य काल के बारे में जानेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे, गुप्त काल आएगा, उसके बाद से आप जैसे जैसे हर्षवर्धन और बाकी के बारे में पढ़ते जाएंगे, आप एक क्रम देखेंगे। उस क्रम में चीज़ों को व्यवस्थित करना कि अच्छा, गुप्त काल में ये कवि हुए हैं, ये शासक हुए हैं, इस शासक के समय में कालिदास थे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने देखा था कि गुप्त काल के बाद और हर्षवर्धन से पहले कौन कौन से राज्य हुए थे। जब आप क्रम में देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके बाहर भी हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया है, कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो उसके बाहर का भी होगा या उसके पहले का होगा, उसको छांटेंगे, एलिमिनेट करके आप आंसर लेके आ जाएंगे। ये तभी होता है जब आप क्रम याद रखते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है इसमें, ध्यान रखने वाली बात है, अभी बताता हूं। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप क्रम याद रखते हैं तो यूपीएससी इतना स्कोप देती है ऐसे प्रश्नों में। देखिए, देखने में कठिन लग सकते हैं,
इतना स्कोप देती है कि अगर आपको सिर्फ क्रम ही याद है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उसी के आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंचते हैं, भले ही आपको तथ्य याद हो या ना हो, बस पता है कि कौन सी घटना कब हुई थी। ये एक बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिक्स की, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने जब भी ये लाइन पूछी है वो लाइन गलत साबित हुई है। गलत साबित होने का मतलब यूपीएससी की एक चालाकी है। पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि ये उस समय ये बात हुई थी कि नहीं, यह व्यक्ति उस कालखंड में था कि नहीं। लेकिन यूपीएससी अपनी तरफ से आपसे कह दे कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, या जो है कबीर दास किसी और के समकालीन थे, इस तरह की बातें कहीं भी ये लाइन आप ये शब्द दिख जाए आपको इतिहास के प्रश्नों में कि फला व्यक्ति फला शासक का समकालीन था, यूपीएससी ने खुद आपके सामने रखा है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि यह लाइन गलत है। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, आप पीवाईक्यू देखिए, आपको पता चलेगा जहाँ भी ये लाइन दी जाएगी कि ये इनके समकालीन थे, संभावना इस बात की ज़्यादा रहेगी कि वो कथन गलत है। अभी के हिसाब से अभी तक का जो पीवाईक्यू है उसमें आप देखेंगे ये बात सही होगी। इसी तरह से अभी पॉलिटी का मैंने क्वेश्चन लिया, अभी आगे दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो इस तरह के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर आपने देख लिया कथन में, तो आप समझ सकते हैं कि ये कथन सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो ये दो बातें हमने सीखी हैं। बाकी मैं फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाइए नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। बाकी पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इन सब की जानकारी के लिए, ये सब लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है नीचे, मोबाइल ऐप का लिंक भी है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको वही बात याद दिलाता हूँ जो बार बार कह रहा हूँ। आप यूपीएससी प्रीलिम्स को तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप अपनी पढ़ाई के अलावा, यानी कि जो किताबें आपने पढ़ी है उसके अलावा भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। वो नई चीज़ें क्या होती हैं? आपको यूपीएससी का पैटर्न समझना होता है, आपको अपने अंदर कॉमन सेंस डेवलप करना होता है, आपको वो ट्रिक्स जाननी होती है जिनके आधार पर आप उस स्थिति में भी सही उत्तर तक पहुंच सकें जब आप प्रश्न को अच्छे से नहीं जानते हैं। यानी कि आपने या तो पढ़ा नहीं है, या फिर कठिन प्रश्न है, या फिर आपको बातें ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं, तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकें। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो भी आपने पढ़ा है, अगर बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो उसके आधार पर डायरेक्टली आप 25 से 30 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। कट ऑफ से पार जाना है तो ये बातें ध्यान रखनी है। और फिलहाल आज मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, खूब ध्यान से समझिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप 1 सेकंड में उत्तर तक पहुँच जाएंगे। बहुत मज़ेदार चीज़ है। आज मैंने एक ही प्रश्न लिया है, बाकी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इसके पहले वाली वीडियोज़ का लिंक दिया गया है कमेंट में, जाकर सारी वीडियोज़ देखिए और उसके आधार पर प्रैक्टिस करिए। ये प्रश्न आप जो देख रहे हैं पॉलिटी का है, 2020 में पूछा गया था। और ये बार बार जब भी मैं सबूत दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं याद दिलाता हूँ कि देखिए मैंने कई बार कहा था कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। यूपीएससी ने क्या कहा है? भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जुड़े हुए हैं कई महीनों से या 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, वो मुस्कुरा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ बाद में जाएंगे, ट्रिक यहीं पे है पहले कथन में। एक बात मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कथन दिखे कि भारतीय संविधान ने किसी चीज़ को परिभाषित की है, तो अभी तक का जो यूपीएससी का रिकॉर्ड है उससे ये समझ में आता है कि ये कथन गलत है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि अरे भाई कितनी अच्छी बात है, मूल ढांचे के तहत संघवाद भी आता है, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता भी आती है, मूल अधिकार, ये सब मूल ढांचे के तहत है। कितनी अच्छी बात है। हमारे संविधान में बात तो है ही सब, संघवाद के बारे में हम पढ़ते हैं, पंथ निरपेक्षता पढ़ते हैं, मूल अधिकार, तो कितनी सरल सी बात है कि हमारे संविधान में होगा। और इसी सरल सी बात को यूपीएससी जानती है कि आप यहाँ फिसलेंगे। जो बात संविधान सम्मत है, संविधान के अनुसार है, अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि संविधान में उसकी परिभाषा भी दी गई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये सारी बातें हम संविधान के तहत पढ़ते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनकी परिभाषा भी दी गई होगी। और अब तक जितनी बार भी यूपीएससी ने ये लाइन पूछा है, ये बात कही है कि संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। देखिए, इसको घुमा फिरा के कहा जाता है। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ये शब्द है कि संविधान में परिभाषित किया गया है। कई बार आप ऐसे प्रश्न देखेंगे पीवाईक्यू में जहाँ लिखा गया कि संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस तरह की बातें जब भी आप देखें तो अभी का जो पैटर्न है यूपीएससी का, उसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि ये कथन गलत होते हैं। यानी कि आप इसे गलत मान के चलें, तो जब इसे गलत करेंगे तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप 50% पे आ गए। अगर आपको ये कथन पता है तो आप सही कर सकते हैं, या नहीं पता है तो गेस कर सकते हैं। कम से कम आप एकदम अननोन नहीं रहे। अब ऐसा नहीं रहा कि कुछ नहीं, अब एकदम हमसे इसका कोई वास्ता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। आप 50-50 में आ गए। और जब भी एक चीज़ समझिए, जब भी आप श्योर हैं कि सिर्फ 2 ही कथनों में कन्फ्यूज़न है, तो आप उस प्रश्न को निश्चित रूप से हल करेंगे। उसे छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है, आप वो हल करके आएंगे। लेकिन हाँ, श्योर होना चाहिए। और इस तरह से आप श्योर हो जाते हैं कि भाई ये वाला तो कतई नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो यह एक बात रही। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ आपको क्या समझना है, ताकि आप आसानी से हल कर सकें प्रश्नों को, आराम से प्री क्वालिफाई कर सकें। तो जाइए कमेंट में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक के अलावा 2 चीज़ और मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप मैसेज करके पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं सबूत दिखाऊंगा। लगातार 3 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं टॉप 300 सीरीज से। इस बार भी सबूत दिखाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज़ है, 7 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, उनको हल करिए और जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में आप यह सीख रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन कौन सी ट्रिक्स कहाँ पर काम आती हैं, यूपीएससी का पैटर्न समझना कहाँ पर काम आता है, और कहाँ पर कॉमन सेंस काम आता है। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाकर तुरंत देखिए। क्योंकि ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर मुश्किल से 25 से 30 प्रश्न हल होंगे। उसके ऊपर जाना है तो आपको इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पढ़ा हुआ है वो तो काम आएगा ही, लेकिन डायरेक्ट काम नहीं आएगा। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला जाए, और वही सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं 2 तरह के प्रश्न ले रहा हूं, और दोनों तरह के जो प्रश्न हैं वो साइंस एंड टेक के हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पकड़ लेना है कि हाँ ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसे हल कर सकते हैं। एक मैंने मेरे ख्याल से भूगोल का प्रश्न था, इसी तरह का था। उस पर मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा गया है कि जीपीएस तकनीक का उपयोग किन क्षेत्रों में हो सकता है। हो सकता है कि जिस समय आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, यानी कि 2018 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, हो सकता है कि जीपीएस के बारे में इतना विस्तार से नहीं जानते कि कहाँ कहाँ हो सकता है। और यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं हो सकती हैं ढेर सारी कि जहाँ जहाँ पर जीपीएस का उपयोग किया जा सकता है, उसमें से 3 पूछ लिया गया। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कि फ़ोन चलाने में इस्तेमाल होता है कि नहीं, बैंकिंग में होता है कि नहीं, पावर ग्रिड का नियंत्रण कैसे किया जाए इसमें हो सकता है कि नहीं। जब भी किसी तकनीक का उपयोग पूछा जाए और आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप डी पे लगाइए। डी से मतलब है जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में दिया गया है कि सारे विकल्प सही हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तब आपको यकीन होगा थोड़ा और। जैसे 3D प्रिंटिंग जब चर्चा में था तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें खास बात यह है कि जो तकनीक ज़्यादा चर्चा में होती है उसी पर प्रश्न पूछा जाता है। पूछा गया है कि इसका प्रयोग होता है। अब 3D प्रिंटिंग के बारे में आपने कितना भी पढ़ा, हो सकता है कि इसमें से 1 या 2 उस समय याद ना आए और आपको लगे कि यार ये तो कठिन क्वेश्चन हो गया। जहाँ भी किसी तकनीक के उपयोग के बारे में पूछा गया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप
डी लगा दीजिए, यानी कि जो सारे विकल्प सही होने वाली बात करने वाला ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन हो सकता है। 99% संभावना है कि आप सही ही करेंगे, ऐसा ही बनाया जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके पीछे का कारण क्या है। ये अगर इसके पहले वाली वीडियोज़ आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देखिए, पूछा गया है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है अभी भी चर्चा में है, एआई, उसके पहले भी था। 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सेम वही बात कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह दीजिए इन सारी जगहों पर किया जा रहा है या किया जा सकता है भविष्य में, ठीक है, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको नंबर भी दिलाएगी, आपका समय भी बचाएगी, आपका तनाव भी कम करेगी। कि अगर किसी तकनीक के उपयोग के बारे में पूछा गया है और आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप सही मान सकते हैं। और आपने देखा 3 प्रश्न मैंने दिखाए हैं, इसी फॉर्मेट में है। और भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें इसी तरह के उत्तर आप देखेंगे बार बार, ठीक। एक और टाइप है क्वेश्चन का जो आपसे पूछा जाएगा और ये भी बार बार पूछा जा रहा है। ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसमें ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, ये पैटर्न है और पैटर्न की ये समझ आपको हेल्प करेगी सही उत्तर तक पहुँचने में। यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि आप जो है सुबह उठते हैं, स्मार्टफोन का अलार्म बजता है, इस तरह की कुछ बातें की गई हैं, पूरी कहानी बना दी गई है एक। और इस कहानी के माध्यम से आपसे पूछा गया है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी के बारे में हो या उसके किसी अनुप्रयोग के बारे में हो, किसी तकनीक का उपयोग करके कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये भी उसी टाइप का है और आपसे पूछा गया है कि किस बारे में बात हो रही है, मेटावर्स के बारे में या किसी और के बारे में। ऐसे प्रश्नों को जब आप देखें तो घबराएं नहीं। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो थोड़ा सा अगर आप ठहर के सोचेंगे तो पिछले साल भर में किसी तकनीक के बारे में खूब चर्चा हुई होगी कि ये आ जाएगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। जैसे अभी चैट जीपीटी जैसी चीज़ें आई हैं, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह की तकनीकों के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पता चलेगा अच्छा इसका उपयोग ऐसे ऐसे किया जा सकता है, हमने तो पढ़ा था। फिर उसके बाद से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसमें अगर पैनिक करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि ये कौन सी कहानी लिख दी गई है, किसके बारे में हो गया है, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल ये 2 तरीके मैंने आपको बताए, 2 तरीके के क्वेश्चंस। इसके पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत देखिए। इस वीडियो सीरीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी है, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।